तो आज हम शुरू करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो माइक्रोबायोलॉजी, हमें पता है जो माइक्रोबायोलॉजी होता है इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गए, प्रोटोजोअन्स हो गए। तो पूछ रहा है कि जो माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी है लेकिन कहाँ पे अगर हम कर रहे हैं, आउटर स्पेस में, मतलब स्पेस में, मतलब अंतरिक्ष में अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो ये जो फील्ड है इसको कौन सी माइक्रोबायोलॉजी बोलेंगे, मतलब ये माइक्रोबायोलॉजी की कौन सी ब्रांच है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमें पता है कि जैसे एस्ट्रो का मतलब ही होता है स्पेस, ठीक है, स्पेस, जैसे हम एस्ट्रोनॉमी सुनते हैं, है ना, तो ऐसे ही एस्ट्रो शब्द अगर कभी भी आता है तो इसका मतलब होता है स्पेस। तो ये कहाँ पूछ रहा है, आउटर स्पेस में, मतलब अंतरिक्ष में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस्ट्रो माइक्रोबायोलॉजी। लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है। तो एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर, आउटर। तो मतलब पृथ्वी से बाहर अगर हम माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक्सो माइक्रो बायोलॉजी। ठीक है, फिर नेक्स्ट कह रहा है कि scientific manipulation of organisms, especially at molecular and genetic level, to produce useful product। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब जो मॉलिकुलर और जेनेटिक लेवल पे किसी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म का जब हम वैज्ञानिक तौर से, मतलब साइंटिफिकली क्या कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो ये इसकी स्टडी हम कौन से लॉजी में करते हैं, कौन सी बायोलॉजी में करते हैं, ठीक है। तो हमने सुना होगा कि जैसे जो वैक्सीन बनती है, ठीक है, जो वैक्सीन होती है, वैक्सीन बनती है, इंसुलिन बनता है, या फिर सिंपल सबसे पहले सिंपल से समझो, जो कर्ड होता है, जो दही होती है ना, ये किससे बनता है, लैक्टोबैसिलस से, ठीक है, लैक्टोबैसिलस से बनता है। लैक्टोबैसिलस क्या है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये क्या है, एक बैक्टीरिया। तो जब और बैक्टीरिया क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी क्या है, ये लिविंग है ना। तो जो लिविंग है, जब हम लिविंग का यूज़ करके कुछ भी ऐसा यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं जो ह्यूमन के लिए, मतलब हमारे लिए यूज़फुल होता है कि नहीं। तो ये जो इसकी जो स्टडी करते हैं कि मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके ह्यूमन के किसी काम को आसान करें और बेहतर करें, तो उस चीज़ को बोलते हैं हम क्या, बायोटेक्नोलॉजी। बायो का मतलब होता है लिविंग, है कि नहीं, और टेक्नोलॉजी का मतलब पता ही है, टेक मतलब टेक्नोलॉजी। तो और टेक्नोलॉजी का यूज़ क्यों होता है, ह्यूमन की जो लाइफ है उसको इजी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, जैसे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर। बट वहीं पे अगर हम और मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर क्या है, निर्जीव है, नॉन लिविंग है। और जो बायोलॉजी में हम यूज़ करेंगे वो लिविंग थिंग्स को यूज़ करेंगे, ठीक है, जैसे कि इंसुलिन, जैसे कि वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने सुना होगा जो हाइब्रिड फसलें आती हैं, तो वो सब क्या है, ये जेनेटिक मैनिपुलेशन की वजह से हाइब्रिड बनता है। तो जो हाइब्रिड है वो क्या है, हमारे लिए बेहतर है। तो ये सब चीज़ों की जो स्टडी होती है, ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो जीन का मैनिपुलेशन होता है, ये हम किस बायोलॉजी में करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। ये भी बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेसेस होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेसेस आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, जैसे कि क्या होता है, एक रेयरर मीडियम होता है और एक उसको क्या बोलते थे यार, रेयर मीडियम होता है, एक डेंस मीडियम होता है ना, डेंस मीडियम होता है। तो हमको पता है कि जब जो सनलाइट होती है वो रेयर से जब डेंस में जाती है तो थोड़ी सी मुड़ जाती है ना। तो ये चीज़ को क्या बोलते हैं, क्यों मुड़ जाती है, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, ठीक है, μ1 है इसका, मान लो इसका μ2 है। तो ये हालांकि फिजिक्स की चीज़ है, इतना मत, बस इतना जानो कि यहाँ पे कह रहा है कि डिफरेंसेस इन रिफ्रैक्टिव इंडेसेस बिटवीन द बैक्टीरियल सेल एंड सराउंडिंग मीडियम इज़ एन माइक्रोस्कोप। तो ये सिंपली कह रहा है कि वो कौन सा माइक्रोस्कोप होता है जो ये अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेसेस में देखता है। मतलब
कि कह रहा है कि बैक्टीरिया और उसकी सराउंडिंग दोनों को आइडेंटिफाई करता है कि अच्छा ये बैक्टीरिया का कलर है और ये वाइट वाला क्या है, सराउंडिंग का कलर है। मतलब ये कलर को देख रहा है अलग अलग फेज में, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होता है, फेज कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मतलब उल्टा, और फेज पता ही है ना, कलर से रिलेटेड। तो ये कौन से माइक्रोस्कोप, इसे कौन सा माइक्रोस्कोप बोलते हैं, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये फेज कंट्रास्ट में हम क्या देखते हैं, सराउंडिंग मीडियम अलग होता है, बैक्टीरिया अलग होता है। तो इसमें हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये सराउंडिंग मीडिया है, ये क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि लाइट माइक्रोस्कोप का पार्ट कौन सा नहीं है। तो लाइट माइक्रोस्कोप का पार्ट क्या क्या है, आईपीस, लेंस ट्यूब, ऑब्जेक्टिव रिवॉल्वर, ऑब्जेक्ट, ये याद करना होगा, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, स्लाइड ओवर कवर स्लिप नहीं होता है माइक्रोस्कोप में। इसका एक बार इमेज देखना गूगल से, उसमें स्लाइड विद ओवर कवर नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है इमेज ऑब्टेन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कैसी इमेज बनती है। तो देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इमेज कैसी बनती है, तो इसमें देखो इसमें वर्चुअल और इन्वर्टेड। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी इमेज, ठीक है। आभासी का मतलब झूठी इमेज बनती है, मतलब रियल इमेज नहीं होती है। और इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बनती है। जैसे ये है आप, और आप यहाँ जो इमेज बनेगी वो ऐसी बनेगी, ठीक है। तो ये कैसी बनती है इमेज, उल्टी बनती है। इसमें ऐसे मान लो जैसे ये मिरर है, ठीक है, हम यहाँ पर खड़े हैं, तो ये मिरर पे हमारी इमेज बनी। अब इस मिरर से यहाँ पे एक मिरर है, ठीक है। इस मिरर की इमेज मतलब इसमें जो इंसान दिख रहा है वो इस मिरर में भी दिखाई देगा। जब इस मिरर में दिखाई देगा तो जो इस मिरर में इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, मतलब झूठी, क्योंकि इसके सामने रियल में थोड़े ना आप खड़े हैं। रियल में तो क्या है, मिरर के अंदर जो इमेज है वो इस पे बन रही है ना, इसीलिए क्या है, ये वर्चुअल है। वर्चुअल मतलब झूठी इमेज है। इन्वर्टेड, अब देखो यहाँ पे तो ठीक है ऐसे बनेगी, बट जब ये इस इमेज को कैच करेगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो याद रखना कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है और इन्वर्टेड बनती है, ठीक है। ये लेंस की वजह से होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस। और ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, जैसे मैंने अभी बताया ना, ये मिरर है, ये आप खड़े हैं, ऐसे यहाँ पे बैक्टीरिया होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होगा, पहले तो, क्योंकि हमें पता है बैक्टीरिया बहुत छोटा होता है, पहले तो उसको मैग्नीफाई करेगा, मतलब बैक्टीरिया को इतना बड़ा करेगा कि एटलीस्ट दिखाई तो दे। फिर ये जो बड़ी बैक्टीरिया है, फिर इसको वो इसमें दिखाई देगी, फिर वो इस वाले लेंस में दिखाई देगी। जब इस लेंस में दिखाई देगी तो फिर क्योंकि ये जो मैग्नीफाइंग है ये तो रियल बनेगा, लेकिन जो इस लेंस में दिखाई देगा वो क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। जो ऑकुलर लेंस में दिखाई देगा, ये ऑकुलर लेंस है, और ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का काम क्या होता है, मैग्नीफाई करना, जो बैक्टीरिया था उसको बड़ा कर देना। और जो ये ऑकुलर लेंस होती है ये क्या करता है, ये जो इमेज थी उसको देखता है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि फिर उसके बाद ये इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ख़त्म हो गया। आ गया स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन में, स्टेरिलाइजेशन हमको पता है जैसे डिसइंफेक्शन होता है ऐसे स्टेरिलाइजेशन होता है, बट स्टेरिलाइजेशन एसेप्सिस होता है, मतलब इसमें बिल्कुल भी बैक्टीरिया, वायरस, स्पोर्स कुछ भी नहीं होते हैं, ठीक है। सब कुछ कम्प्लीटली हम ख़त्म कर देते हैं। तो ये कह रहे हैं जब कम्प्लीटली इलिमिनेट कर देते हो या डिस्ट्रक्ट कर देते हो, मतलब ख़त्म कर देते हो किसको, माइक्रोबियल लाइफ को, मतलब वहाँ बिल्कुल भी कोई जीवन है ही नहीं, ठीक है, एक भी सेल नहीं है, मतलब माइक्रोबियल लाइफ कैसी हो गई है, जीरो हो गई है, ठीक है। वेजिटेटिव एंड स्पोर्स फॉर्म, तो स्पोर फॉर्म भी उसका ख़त्म हो गया है। मतलब हमको पता है ना कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्पोर्स बनाते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो स्पोर होता है ये बहुत कैसा होता है, हार्ड होता है ना, और केमिकल रेजिस्टेंट भी होता है, इस पर कोई केमिकल जल्दी काम नहीं करता है। तो इसको भी ख़त्म कर देना क्या कहलाता है, स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन। फिर कह रहा है कि जब हम किसी के स्पोर, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पोर को मार देते हैं तो इस चीज़ को क्या, इस मेथड को क्या बोलते हैं, तो मैंने पहले ही बताया स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। स्टेरिलाइजेशन वो टेक्निक है जिसमें वेजिटेटिव तो ख़त्म होता ही होता है, साथ में क्या ख़त्म हो जाता है, स्पोर, जबकि स्पोर को मारना बहुत टफ होता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि स्टेरिलाइजेशन का वो कौन सा मेथड है जिसमें मॉइस्ट हीट का मतलब होता है जैसे भाप, ठीक है। जैसे क्या होता है भाप, हम पानी बॉयल छोड़ो, कुकर में कुछ पका रहे हैं तो फिर कुकर का ढक्कन खुलेगा तो उसमें पानी रहता है ना ऊपर, भाप क्या होता है, वो भाप से ही तो पानी बना है। तो कह रहा है कि जो मॉइस्ट हीट है
जो स्टरलाइजेशन में यूज़ होता है इस टेक्निक मतलब इस मेथड को क्या बोलते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव मशीन आपने देखी होगी, बिल्कुल कुकर की तरह होती है, ठीक है। उसमें भी सीटी लगती है, उसमें उसका भी प्रेशर होता है, ठीक है। और उसको जैसे कुकर होता है पूरा सील्ड होता है, ऐसे ही ऑटोक्लेव भी सील्ड होता है, ठीक है। और ऑटोक्लेव में पानी रहता है, ठीक है। उसी पानी में हम इंस्ट्रूमेंट्स और मटेरियल्स को डालते हैं और साथ में कंट्रोलर भी डालते हैं, वो आगे बताऊंगी। तो क्या होता है कि एक ऑप्टिमम प्रेशर आने के बाद क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है यहाँ पे भाप तो बनेगी ही बनेगी, और वो भाप पूरे जो बैक्टीरिया वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक है, छेद देता है। वो जो भाप होता है वो क्या करता है, वो छेद देता है, तो छेद देता है, छेद के मार डालता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तो ये ऑटोक्लेव में एक्चुअली में उसमें प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें 3 तरीके बताए हैं मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का। अगर हम 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पे स्टरलाइजेशन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पास्चुराइजेशन, ठीक है, या इंसिपिशेशन, या फिर वैक्सीन बाथ, ठीक है, ये बोलते हैं। कब इसमें कौन सा टेम्परेचर यूज होता है, 100 डिग्री से बिलो। बट ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है, बहुत अच्छा होता है, इफ़ेक्टिव भी होता है, लेकिन ऑटोक्लेव इतना नहीं होता क्योंकि ऑटोक्लेव का टेम्परेचर 100 से ज़्यादा होता है। फिर अगला, अगर 100 डिग्री, हमको पता है पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम टेम्परेचर का यूज़ करके स्टरलाइजेशन कर रहे हैं तो क्या है, बॉइलिंग है, टिंडरलाइजेशन है। और फिर स्टरलाइजेशन में अगर 100 से अबव का टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं तो ये बेस्ट मेथड होता है, ये क्या होता है, ऑटोक्लेविंग, ठीक है। फिर ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर हम मॉइस्ट हीट को स्टीम स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं, अगर हम स्टीम स्टरलाइजेशन टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं तो हमें 4 चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप जो इंस्ट्रूमेंट डाल रहे हैं, ठीक है, आपने मान लो कि इंस्ट्रूमेंट डाला, ये सीज़र है, ठीक है, तो जो मॉइस्ट चीज़ है या पानी है, जो भाप है, वो उसके हर किनारे होना चाहिए, मतलब हर हर तरफ से कांटेक्ट होना चाहिए। वरना मान लो कि ये ऐसे है कि कांटेक्ट में नहीं आया तो यहाँ पे तो बैक्टीरिया रह जाएगा ना, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह जाएगी, ठीक है। और सफिशिएंट हाई टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर ही नहीं होगा तो मरेगा कैसे। और करेक्ट टाइम होना चाहिए, ये नहीं कि तुरंत डाला तुरंत निकाल लिया, इसका प्रॉपर टाइम होता है। सफिशिएंट मॉइस्चर होना चाहिए, पानी भी उसमें होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो मॉइस्ट हीट होता है उसका लीथल इफेक्ट कैसे आता है। लीथल इफेक्ट मतलब, लीथल का मतलब मार देना, तो कैसे मार देता है मॉइस्ट हीट, तो मैंने पहले ही बताया ना, पेनिट्रेट कर जाता है, पेनिट्रेट कर देता है बैक्टीरिया को। अच्छा, बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसका डीएनए, और हमको पता है डीएनए ही तो मेन हमारा लाइफ के को आगे बढ़ाने के लिए होता है। और डीएनए और साथ में क्या, प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन और डीएनए को क्या कर देता है, डीनेचर्ड कर देता है। डीनेचर मतलब इसका जो ये स्ट्रक्चर था इसको क्या करेगा, ख़राब कर देगा, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट कर देगा। अब ये किसी काम का नहीं, ख़राब हो गया। जब ख़राब हो गया तो क्या होगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, ठीक है। और इरिवर्सिबल डीनेचुरेशन करता है, एक बार ऐसे हो गया फिर वो इस फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। फिर कह रहा है अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, वही प्रोटीन का अनफोल्डिंग हो जाना, मतलब पहले ऐसे मान लो ऐसे ऐसे करके प्रोटीन फोल्ड थी, अब ये क्या हो, स्ट्रेट हो गया। ये जो अनफोल्डिंग हुई है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वही डीनेचुरेशन, ठीक है, डीनेचुरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि कह रहा है कि बेस्ट और सेफेस्ट मेथड क्या होता है स्टरलाइजेशन का। मैंने पहले ही बता दिया, ऑटोक्लेविंग बहुत अच्छा स्टरलाइजेशन का मेथड होता है और हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि ऑटोक्लेव के रिगार्डिंग कौन सी चीज़ गलत है, तो देखो इसको ऐसे करके याद करो। ऑटोक्लेव कितने तरह के होंगे, सिंपल ऑटोक्लेव होगा, ठीक है, बेटर है। लो तो ठीक है, मतलब लो टेम्परेचर भी हो, लो प्रेशर भी हो, ठीक है। हाई हाई हुआ तो भी ठीक है, बट लो हाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ लो दूसरी चीज़ हाई ऐसी नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो वो ऑटोक्लेव का टाइप नहीं होगा। ये चीज़ ऐसे याद रखना कि लो और हाई नहीं होना चाहिए, हाई हाई है ठीक है, लो है ठीक है, सिंपल है ठीक है, बट लो हाई नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद अब ये देखो, ऑटोक्लेव के बारे में अलग से लिखा है क्योंकि ऑटोक्लेव बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोक्लेव जो होता है इसका टेम्परेचर कितना होता है, अगर डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो 121 होता है, और फ़ारेनहाइट में 250 फ़ारेनहाइट होता है। इसका जो
प्रेशर होता है वो कितना होता है 15 LB होता है, ठीक है। पास्कल नहीं है ये, याद रखना है क्या है, LB है, 15 LB। टाइम क्या होता है, अगर अनरैप्ड इंस्ट्रूमेंट लिया है, मतलब कि डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट को क्या किया, ऑटोक्लेव में डाल दिया, ठीक है। जैसे सीज़र है उसको बिना रैप किए डायरेक्ट डाल दिया, तो बस 15 से 20 मिनट का टाइम चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन अगर रैप करके डाला है, जैसे कुछ ऐसी मटेरियल्स हैं जिसे रैप करना ज़रूरी है, डायरेक्ट नहीं डाल सकते, तो वो क्या चीज़ हो जाएगा, 30 मिनट का टाइम लेगा, ठीक है। और हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने ऑटोक्लेव किया वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है कि नहीं। तो इफ़ेक्टिव ऑटोक्लेविंग को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हम बैक्टीरिया का स्पोर्स डालते हैं उसमें, उसका नाम क्या होता है, थर्मोबैसिलस। ये बहुत हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर जाता है, इसको हम इन सब के साथ में डाल देते हैं, ठीक है। फिर जब इसे निकालते हैं तो देखते हैं कि अगर ये पूरा मर चुका है, ठीक है, तो इसका मतलब ऑटोक्लेव इफ़ेक्टिव है। अगर ये अभी भी जिंदा है तो इसका मतलब ऑटोक्लेव नहीं हुआ है अभी, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ ऑटोक्लेव, वही बायोलॉजिकल, क्योंकि ये बायोलॉजिकल था, है ना, जो थर्मोबैसिलस था, मतलब लिविंग था, इसीलिए बायोलॉजिकल बोलेंगे। तो ये चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं ऑटोक्लेव में, तो मैंने बताया थर्मोफिलस, याद रखना, बैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस। थर्मो का मतलब भी होता है टेम्परेचर, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाता है। नेक्स्ट है कि कह रहा है कि ऑटोक्लेव में कितना टेम्परेचर और कितना टाइम होता है, तो मैंने पहले ही बता दिया था, डिग्री सेल्सियस में अगर हुआ तो कितना हो जाएगा, 121 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट में हुआ तो 250 फ़ारेनहाइट। टाइम कितना होगा, अनरैप्ड के लिए 15 से 20 मिनट और रैप्ड के लिए 30 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो टेम्परेचर ही दिया है, अनरैप्ड रैप्ड के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो कितना हो जाएगा 121 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि प्रेशर कितना होता है, नहीं फिर से टेम्परेचर ही पूछा है, तो मैंने पहले ही बताया था, डिग्री सेल्सियस में है तो कितना हो जाएगा 121 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में है तो 250 फ़ारेनहाइट, ठीक है, गलत है ये। फिर कह रहा है प्रेशर कितना होता है, मैंने ये भी बताया था, 15 LB का प्रेशर होता है ऑटोक्लेव का। फिर कह रहा है ऑटोक्लेव एक्चुअली में किसने डिज़ाइन किया था, तो देखिए ऑटोक्लेव क्या है, एक चैम्बर होता है, तो ऐसे करके नाम याद रखना कि चैम्बर है तो चैम्बरलैंड ने किया था, ठीक है, चार्ल्स चैम्बरलैंड याद रखना, ठीक है। चैम्बर की तरह होता है ना ऑटोक्लेव, ऐसे ही तो बना रहता है, ऐसे रहता है ऐसे, फिर इसके ऊपर सब सीटी वीटी लगी रहती है ना, और तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये चैम्बर की तरह है, तो किसने बनाया, चैम्बरलाइन ने बनाया। फिर कह रहा है कि मतलब ऑटोक्लेव में कौन से मटेरियल्स का हम जो है ऑटोक्लेविंग के लिए कौन से मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, तो देखो इसमें क्या है, सिल्क और लिनन का यूज़ करते हैं। कैटगट और ये सब ख़राब हो जाएंगे उसमें, ठीक है, पॉलिएस्टर वेस्टर पिघल जाएंगे, सब बेकार हो जाएंगे, कोलेजन वोलेजन सब ख़राब हो जाएंगे, तो किसका यूज़ करते हैं, सिल्क और लिनन का। तो देखो ऑटोक्लेव में किसका किसका यूज़ करते हैं, कल्चर मीडिया हो गया, ड्रेसिंग, ग्लव्स, एप्रन्स, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट शार्प इंस्ट्रूमेंट, अगर शार्प को भी हम ऑटोक्लेव कर दिए तो उसकी जो शार्पनेस होगी वो ख़त्म हो जाएगी। सूचर मटेरियल भी हमको नहीं करना होता है, सूचर मटेरियल करते हैं बट कैटगट को नहीं करते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन है कैटगट का। और डिस्पोजेबल सिरिंज, ये याद रखना, अगर सिरिंज पूछता है तो वो भी इसमें बहुत कन्फ्यूजन होगी, बट याद रखना कभी भी डिस्पोजेबल सिरिंज है तो वो हम ऑटोक्लेव ही करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद तो ये हो गया, कैटगट को हम नहीं करते हैं, ठीक है, बाकी सूचर मटेरियल हम कर सकते हैं, मैंने बता दिया। फिर स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट, जो सर्जिकल इक्विपमेंट होते हैं उनका हम स्टरलाइजेशन कैसे करते हैं, तो जो सर्जिकल इक्विपमेंट होते हैं मैंने पहले ही बता दिया था, वो जैसे कि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, उनको हम ऑटोक्लेव करते हैं। फिर कह रहा है जो ड्रेसिंग होती है इसको कैसे हम स्टरलाइज करते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया, ड्रेसिंग को कैसे करते हैं, ऑटोक्लेव से। फिर कह रहा है कि आफ्टर डूइंग ऑल प्रोसीजर द इंस्ट्रूमेंट आर स्टरलाइज, ड्राई स्टरलाइजेशन आ गया। ड्राई स्टरलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, हॉट एयर अवन, ठीक है। तो हॉट एयर अवन मतलब ऑटोक्लेव के क्वेश्चंस खत्म हो गए, अब आ गया ड्राई स्टरलाइजेशन। कह रहे ड्राई स्टरलाइजेशन में हम कौन कौन सी चीज़ों को स्टरलाइज करते हैं, तो देखो इसके लिए ये एक स्टिकी नोट्स है, आप लोग भी बना लो। ड्राई स्टरलाइजेशन को हम हॉट एयर अवन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना होता है, 100, अगर डिग्री सेल्सियस है तो कितना होगा 160 डिग्री, कितने देर के लिए, 1 घंटे के लिए। अगर आधे घंटे के लिए तो 10 डिग्री और बढ़ा देना, 170 डिग्री। मोड क्या होता है, वहाँ पे क्या हो रहा था, डीनेचुरेशन, यहाँ भी डीनेचुरेशन होता है प्लस ऑक्सीडेशन भी हो जाता है। ऑक्सीडेशन मतलब थोड़ा सा ऐसे याद करो, जल जाना,
जल सा जाता है। ऑक्सीडेशन और डीनेचुरेशन। यूज़ क्या है इसमें, क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं इस टेक्निक में। ग्लासवेयर जैसे कि टेस्ट ट्यूब, पेट्री डिश, फ्लास्क, पिपेट, स्लाइड्स। फिर मेटल इंस्ट्रूमेंट में स्कैल्पेल आ गया, और उसके बाद स्कैल्पेल के बाद फॉरसेप्स आ गए, निडल हो गया, फिर सीज़र, ठीक है, सीज़र हो गया। क्योंकि इन सब चीज़ों में क्या है, रस्ट लग सकता है ना, अगर हम ऑटोक्लेव किए तो इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, हॉट एयर ओवन करते हैं। पाउडर को तो हम ऑटोक्लेव कर नहीं सकते, क्योंकि क्या होगा, गीला जैसे ही होगा, एक बूंद भी पानी पड़ेगा ख़राब हो जाएगा, ऑयली सब्सटेंस। तो इन सबको हम कैसे करते हैं, हॉट एयर ओवन से, मतलब टैल्कम पाउडर, पैराफिन, फैट्स एंड ऑयल्स। अदर मटेरियल जैसे कि ग्लास सिरिंजेस हो गई, शार्प इंस्ट्रूमेंट हो गया टू प्रिवेंट कोरोजन, ठीक है। शार्प इंस्ट्रूमेंट मैंने बताया था कि ऑटोक्लेव से नहीं करते, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, शार्पनेस ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, किसे हम यूज़ नहीं करेंगे, रबर आइटम हो गया, प्लास्टिक मटेरियल हो गया, फैब्रिक या ड्रेसिंग हो गया, कल्चर मीडिया, मैंने पहले ही बताया क्यों नहीं करेंगे इसको हम, क्योंकि एक तो कल्चर मीडिया क्या है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में आएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बाकी जो ये इंस्ट्रूमेंट है क्या है, प्लास्टिक टाइप है, रबर टाइप है, अगर इन्हें, और हॉट एयर ओवन में क्या होता है, डायरेक्ट टेम्परेचर मिलता है, तो ये क्या होंगे, पिघल जाएंगे ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ड्राई स्टरलाइजेशन में क्या क्या चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्राई स्टरलाइजेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया, कटिंग इंस्ट्रूमेंट और ग्लासवेयर इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ग्लासवेयर को कैसे करते हैं, हम स्टरलाइज करते हैं हॉट एयर ओवन से, ठीक है, या ड्राई स्टरलाइजेशन से। फिर उसके बाद कह रहा है रोटेटिंग अगार। रोटेटिंग अगार का मतलब ऐसे रहेगा और ये घूमता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह की जो स्टरलाइजेशन होती है, तो रोटेटिंग ही पता है, और रोटेट कैसे करेगा, स्क्रू से, तो स्क्रू फीड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। फिर कह रहा है, फिर वही कह रहा है ग्लासवेयर को कैसे आप स्टरलाइज करेंगे, तो हॉट एयर ओवन से, मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है कि स्टरलाइजेशन, फिर से वही ग्लासवेयर को कैसे स्टरलाइज करेंगे, तो वही हॉट एयर ओवन से। फिर कह रहा है कि सिरिंज, तो देखो अगर ग्लास सिरिंज है तो हॉट एयर ओवन से करेंगे, ठीक है। अगर डिस्पोजेबल सिरिंज है, यहाँ इनको लिखना चाहिए था ग्लास सिरिंज, अगर ग्लास सिरिंज है तो हॉट एयर ओवन से होगा, अगर डिस्पोजेबल सिरिंज है तो ऑटोक्लेव से होगा, मैं पहले ही बता दी हूँ, है ना। अगर डिस्पोजेबल सिरिंज है तो ऑटोक्लेव से होगा, अगर ग्लास सिरिंज है तो किससे होगा, हॉट एयर ओवन से, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है ड्रेसिंग पाउडर, मैंने पहले ही बता दिया, पाउडर है, पानी नहीं पड़ना चाहिए, तो ड्राई स्टरलाइजेशन होगा, ठीक है, मतलब हॉट एयर ओवन। फिर कह रहा है कि जो ड्राई हीट होती है, ठीक है, इसकी इफ़िशियंसी चेक करने के लिए, मैंने बताया था ना ऑटोक्लेव में हम किसका यूज़ कर रहे थे, थर्मोबैसिलस का। तो ऐसे ही इसमें हम कौन से बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इसमें हम यूज़ करते हैं टिटैनी का, ठीक है, ये मैं बताना भूल गई थी, टिटैनी का यूज़ करते हैं, क्योंकि टिटैनी भी बहुत हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकती है, ठीक है। तो किसका यूज़ करते हैं, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी का यूज़ करते हैं। इसको भी सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ रख दिया जाता है, फिर बाद में हम देखते हैं, निकालते हैं, क्योंकि ये स्पोर बनाती है, तो इसका स्पोर सब कुछ मर जाता है, तब पता चलता है कि अच्छा ठीक है, ये स्टरलाइजेशन कैसा है, इफेक्टिव स्टरलाइजेशन है। फिर उसके बाद क्या है, इनोकुलेशन लूप जो होता है उसको कैसे स्टरलाइज करते हैं, तो इनोकुलेशन लूप जैसे वायर होता है ना, ऐसे ऐसे करके एकदम जैसे कॉपर वायर आपने देखी होगी किसी चीज़ पे लपेटी होती है, तो वायर या स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग टाइप का होता है, तो उसे कैसे स्टरलाइज करते हैं, तो इसको सिंपली क्या किया जाता है, ड्राई हीट ही इसमें भी यूज़ करते हैं, लेकिन ड्राई हीट में भी क्या, फ्लेमिंग, मतलब आग, बर्नर से आग निकलेगी, आग जल रही होगी, उससे डायरेक्ट ऐसे आगे करेंगे, और एकदम तो जो लूप है वो रेड कलर का हो जाएगा, अगर रेड कलर का हो गया तो मतलब स्टरलाइजेशन हो गया, फिर उसे हटा देंगे। देखो ज़्यादा देर तक नहीं करते हैं, इसका भी टाइम होता है, वरना क्योंकि इसमें निडल का भी स्टरलाइजेशन फ्लेमिंग से ही करते हैं, तो क्या होगा, उसकी जो शार्पनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, तो एक टाइम होता है उसका भी, तो इसको रेड हीट या फ्लेमिंग बोलते हैं, ये भी एक ड्राई हीट स्टरलाइजेशन ही है। तो इनोकुलेशन वायर या फिर लूप हो गया, या फिर फॉर्सेप हो गए, या निडल हो गए, क्योंकि इनके पास क्या होता है, नोक होती है ना, तो इसको क्या करते हैं, फ्लेम में रखते हैं, रेड कलर का हो जाता है, मतलब स्टरलाइज हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि मैंने पहले ही बताया था ना, 3 तरीके बताए थे मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के,
तो इसमें कह रहा था कि जब हम 100 डिग्री का टेम्परेचर यूज़ करते हैं, तो वही वाला क्वेश्चन है, 100 डिग्री का टेम्परेचर यूज़ किया है कितनी देर तक, 30 मिनट तक, और सक्सेसिव मतलब आज किया, ठीक है, आज 100 डिग्री का तक उसको गर्म किया आधे घंटे तक, फिर कल गर्म किया, फिर परसों गर्म किया। तो इस तरीके को क्या बोलते हैं, टिंडलाइजेशन। क्योंकि होता क्या है कि जब जैसे स्पोर्स होते हैं, ठीक है, स्पोर्स हैं वो ऐसे ही पड़े रहेंगे, जब उनके फेवरेबल कंडीशन आएगी तब वो वेजिटेटिव फॉर्म में आएंगे, मतलब तब क्या होगा, ऐसे स्पोर है तब ये जम जाएंगे, जैसे बीज होता है, ठीक है, तो बीज की तरह ही स्पोर भी होते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पानी, वाटर और अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, तो क्या होता है, बीज खेतों में जम जाता है, ऐसे ही स्पोर भी होता है। जब उसको अच्छी कंडीशन मिलती है तो क्या होता है, वो जम जाता है, ठीक है, जम जाता है। तो फिर क्या हो गया कि आज हमने टेम्परेचर दिया तो आज क्या हुआ, स्पोर बना हुआ है, ठीक है, जितने वेजिटेटिव फॉर्म थे वो तो 100 डिग्री पर मर गए, लेकिन स्पोर नहीं मरेगा। मैंने बताया था कि स्पोर के लिए 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए स्पोर को मारने के लिए। तो फिर क्या होगा, अब होगा ये कि जो स्पोर थे वो रात भर में, मतलब अगले दिन के लिए क्या होंगे, समझ जाएंगे फेवरेबल कंडीशन आ गई, क्योंकि अभी तक टेम्परेचर था, टेम्परेचर ख़त्म, फेवरेबल कंडीशन आ गई, तो वो वेजिटेटिव फॉर्म में जम जाएंगे। जब वेजिटेटिव फॉर्म में जैसे ही जमेंगे फिर टेम्परेचर दे देंगे उसको, है ना, टेम्परेचर दे दिए, जैसे ही टेम्परेचर उसको दिए जो वेजिटेटिव फॉर्म था फिर मर गया, फिर स्पोर जो बचे थे वो फिर कल जम जाएंगे, फिर उसको हम टेम्परेचर दे दिए। तो ऐसे करके क्या होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं टिंडलाइजेशन। फिर वही कह रहा है डिस्पोजेबल सिरिंज, मैंने बताया था डिस्पोजेबल, देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, डिस्पोजेबल सिरिंज को हम बॉयल नहीं करते हैं, डिस्पोजेबल सिरिंज को हम ऑटोक्लेव करते हैं, ठीक है। जो डिस्पोजेबल आइटम होते हैं, तो ये देखिए इसमें दिया है कि जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं, तो आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ करते हैं, बट आयोनाइजिंग रेडिएशन यहाँ बॉइलिंग दिया है, बॉइलिंग नहीं होता है, डिस्पोजेबल सिरिंज को हम ऑटोक्लेव से ही हम स्टरलाइज करते हैं, ठीक है। तो जो आयोनाइज जो होता है, आयोनाइज्ड रेडिएशन से किस किस चीज़ को स्टरलाइज करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। कैटगट हो गया, मैंने बताया था जो कैटगट होता है ऑटोक्लेव नहीं करते हैं। स्वैब हो गया, फिर उसके बाद प्लास्टिक सिरिंज, और उसके बाद क्या कहते हैं, निडल और ग्लव्स और कैथेटर ग्राफ्टिंग। लेकिन अगर डिस्पोजेबल सिरिंज प्रॉपर लिख के आ रहा है तो वो हम किससे करते हैं, ऑटोक्लेव से करते हैं, ठीक है। फिर कोल्ड एयर स्टरलाइजेशन भी इसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस स्टरलाइजेशन में टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, ठीक है, इसीलिए आयोनाइजिंग रेडिएशन स्टरलाइजेशन को कोल्ड एयर स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं। अच्छा, आयोनाइजिंग रेडिएशंस क्या होते हैं, जैसे कि एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, ये सब क्या है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं, ठीक है। अल्ट्रावायलेट मतलब यूवी और ईएमवी जो होते हैं ये नॉन आयोनाइजिंग होते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो बॉइलिंग वाटर जो बॉइलिंग वाटर होता है वो सबको मार देगा, किसे नहीं मारेगा। तो याद रखना, स्पोर्स जो होते हैं वो बॉइलिंग से नहीं मरते। मैंने बताया था स्पोर्स को मारने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो जो पैथोजन के वेजिटेटिव फॉर्म होते हैं वो 50 से 70 डिग्री या 100 डिग्री तक ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन स्पोर्स को मारने के लिए हमको कितना टेम्परेचर चाहिए, 100 डिग्री से ज़्यादा। लेकिन हेपेटाइटिस वायरस जो होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस वायरस और स्पोर हो गया, वो बॉइलिंग से नहीं मरते, ठीक है। फिर कह रहा है जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं शुड नॉट बी स्टरलाइज्ड बाई, तो कह रहा है शार्प इंस्ट्रूमेंट को हम कैसे स्टरलाइज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो शार्प इंस्ट्रूमेंट को तो हमने पहले ही बता दिया था, शार्प इंस्ट्रूमेंट बॉइलिंग से हम शार्प इंस्ट्रूमेंट को नहीं करते हैं, क्योंकि क्या हो जाएगा, ब्लंट हो जाएगा, उसकी जो शार्पनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ इस पर मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिखे हैं, वो बता देती हूँ। इस पर मैंने ये चीज़ लिखी है कि जो 70% अल्कोहल होता है, ठीक है, डिसइंफेक्ट करते हैं स्किन प्रियोर टू वेन्यूपंक्चर या फिर इम्यूनाइजेशन। मतलब जब इम्यूनाइजेशन करते हैं या फिर वेन्यूपंक्चर करते हैं, मतलब वेन में सिरिंज डालते हैं, उसके पहले वहाँ पे हम कौन सा डिसइंफेक्शन का यूज़ करते हैं, 70% अल्कोहल का। और हाइपोक्लोराइड का कहाँ यूज़ करते हैं, क्लीन अप ब्लड स्पिल फ्रॉम पेशेंट विथ हेपेटाइटिस बी या फिर सी। अगर पेशेंट
आपको हेपेटाइटिस बी या सी है तो हम कौन सा केमिकल यूज़ करेंगे, मतलब वहाँ का स्पिल को क्लियर करने के लिए हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि जो एजेंट होते हैं किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया, मतलब कि वो कौन से एजेंट हैं जो बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, मार देते हैं। तो ऐसे एजेंट को हम बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। लेकिन याद रखना डिसइंफेक्टेंट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, नॉन लिविंग जगह पे यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर लिविंग जगह पे यूज़ कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक। एजेंट दैट इनहिबिट, याद रखना अगर इनहिबिट है, ठीक है, इनहिबिट है तो क्या होता है, इनहिबिट का मतलब होता है स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है रुक जाना। ठीक है, रुक जाना, मतलब स्टैटिक का मतलब होता है इनहिबिट कर देना। और मैंने क्या तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इनहिबिट हो गया तो इनहिबिट तो क्या होगा, स्टैटिक। और इनहिबिट कौन कर रहा है, डिसइंफेक्टेंट कर देते हैं। और ये फिर उसके बाद बैक्टीरियोसाइडल, साइडल का मतलब होता है किल कर देना। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है सुसाइड, सुसाइड में क्या होता है, सेल्फ किलिंग। ठीक है, तो जब साइडल आएगा कहीं पे, साइडल आएगा तो साइडल का मतलब होता है किल कर देना। कभी भी साइडल शब्द आता है तो उसका मतलब क्या होता है, किल। ठीक है, फिर कह रहा है कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें पैथोजेंस या इन्फेक्शन या ऑर्गेनिज्म से 100% फ्री हो जाती है वो जगह। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, तो इसे एसेप्सिस बोलते हैं। सेप्सिस का मतलब इन्फेक्शन होता है, एसेप्सिस मतलब एब्सेंट है इन्फेक्शन, तो क्या हो जाएगा, एसेप्सिस हो जाएगा। फिर कह रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देना, अब आगे ना किल, किल है तो साइडल होगा, इनहिबिट है तो स्टैटिक होगा। जर्मीसाइड, जर्मीसाइड मतलब जो जर्म होते हैं उनको साइड कर देना, मतलब बताया ना साइडल अगर कहीं आ रहा है तो मार देना, जर्म को मार देना। तो ये क्या हो, लेकिन कहाँ से, लिविंग सरफेस से। मैंने बताया था नॉन लिविंग से करेगा तो डिसइंफेक्टेंट होगा, लिविंग से कर रहा है तो क्या होगा, एंटीसेप्टिक होगा। ठीक है, फिर कह रहा है प्रिवेंट मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ और बैक्टीरिया, मतलब वो कौन सा एजेंट है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट कर देता है। प्रिवेंट मतलब क्या, इनहिबिट कर देता है। और मैंने बताया था इनहिबिट कौन करता है, स्टैटिक, मतलब स्टैट। साइडल क्या करता है, किल करता है। फिर कह रहा है कि इमीडिएट डिसइंफेक्शन ऑफ ऑल आर्टिकल एंड बॉटली डिस्चार्ज ड्यूरिंग कोर्स ऑफ डिजीज़, मतलब कि डिजीज़ के समय, मतलब पेशेंट जब एडमिट है, पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है हॉस्पिटल में, उस समय जब हम सारे आर्टिकल को डिसइंफेक्ट करते हैं और बॉडी से डिस्चार्ज, जैसे बेडशीट वेट सब कुछ क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट करते हैं ना, तो ये जो डिसइंफेक्टेंट है इस चीज़ को क्या बोलते हैं, तो इसे कनकरेंट डिसइंफेक्टेंट। कनकरेंट का मतलब क्या है, अभी चल रहा है। ठीक है, क्या है, अभी चल रहा है, तो कनकरेंट डिसइंफेक्शन है। बैक्टीरियोसाइडल मैंने बता दिया था, बैक्टीरिया को किल करना होता है। टर्मिनल डिसइंफेक्शन क्या होता है, जैसे कि पेशेंट के जाने के बाद जब हम पूरे वार्ड का या ओटी का फॉगिफिकेशन करते हैं, मतलब पेशेंट के जाने के बाद हम सब कुछ डिसइंफेक्ट करते हैं, सब कुछ स्टरलाइज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनल डिसइंफेक्शन। ठीक है, लेकिन जब पेशेंट है तब अगर हम डिसइंफेक्शन कर रहे हैं तो कनकरेंट डिसइंफेक्शन। और स्टरलाइजेशन पता ही था, जिसमें स्पोर, वेजिटेटिव फॉर्म सब कुछ मार दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, स्टरलाइजेशन। फिर कह रहा है केमिकल डिसइंफेक्शन का एग्जाम्पल क्या है, मैंने बताया था ये तो है नहीं, इसमें केमिकल का यूज़ नहीं होता है, इसमें हीट का यूज़ होता है, इसमें भी हीट का यूज़ होता है, बर्निंग में भी हीट का यूज़ होगा। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, एक केमिकल है जिसको हम कैसे यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्शन की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है जो HIV कंटामिनेशन होता है उसके लिए हम कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं, तो जो सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है, ये हम यूज़ करते हैं किसके लिए, HIV से इन्फेक्टेड जितने भी मटेरियल होते हैं, चाहे उसकी बेडशीट हो गई, उसके आसपास का सराउंडिंग हो गया, तो वहाँ पे हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड का। ठीक है, इसको हाइपो नाम से भी बोलते हैं। फिर उसके बाद ग्लूटरल्डिहाइड भी एक स्टेरलाइजिंग एजेंट होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए इफ़ेक्टिव होता है, और ये भी HIV में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट एजेंट होता है। फिर कह रहा है कि HIV पेशेंट के लिए क्या यूज़ करेंगे, पहले ही बता दिया मैंने, सोडियम हाइपोक्लोराइड, जिसे हम हाइपो बोलते हैं, जैसे कोविड में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था हॉस्पिटल में, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंट होता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि HIV से रिलेटेड है तो क्या चीज़ को नहीं यूज़ करोगे, कौन सा केमिकल नहीं यूज़ करोगे,
अगर HIV कंटामिनेटेड वेस्ट है तो मैंने बताया ये भी स्ट्रॉन्ग होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे ही ग्लूटरल्डिहाइड का ही एक मतलब उसी के ग्रुप का होता है फॉर्मल्डिहाइड, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंट होता है, तो इनका यूज़ तो हम करते हैं। मेथनॉल का यूज़ नहीं करते, मेथनॉल इसमें इफेक्टिव नहीं होगा। मेथनॉल क्या स्प्रिट है, स्प्रिट का ही यूज़ हम नहीं करते हैं, ठीक है, HIV या हेपेटाइटिस में। फिर कह रहा है डिसइंफेक्शन ऑफ हैंडलिंग स्पिल। अगर स्पिल है, ठीक है, स्पिल मतलब होता है कि बॉडी का कोई डिस्चार्ज है, तो उसको अगर आपको डिसइंफेक्टेंट करना है तो कैसे करेंगे। तो देखो इसका तरीका क्या होता है। स्पिल के लिए, स्पिल मतलब बॉडी का डिस्चार्ज, 10% हम सोडियम हाइपोक्लोराइड लेते हैं। ये सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या है, एक लिक्विड ब्लीच होता है, मतलब जो ब्लीचिंग पाउडर है वही उसी का लिक्विड फॉर्म होता है। कितना लेते हैं, 10%, मतलब इसी को क्या बोलेंगे, 1:10 का डाइल्यूशन होता है, ठीक है, 1:10 का डाइल्यूशन होता है। तो ऑफ 5% हाइपोक्लोराइड यूज़ होता है। तो 1:10 डाइल्यूशन कब यूज़ करते हैं, जब 10 सेंट स्पिल जो है, मतलब जो स्पिल गिरा है, बॉटली डिस्चार्ज है, वो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा हुआ तो हम क्या यूज़ करेंगे, तब 5% हाइपोक्लोराइड का यूज़ करेंगे। 5% हाइपोक्लोराइड का रेशियो क्या होगा, 1:10 का डाइल्यूशन होगा। लेकिन अगर ये नहीं दिया है कि 10%, मतलब अगर 10% से कम होगा तो क्या यूज़ करेंगे, 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वही है, स्पिल है, ठीक है, स्पिल को क्या मतलब क्या चीज़ यूज़ करते हैं, तो मैंने बताया था 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड। फिर कह रहा है कि जो स्पिल है वो 10 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो ये भी मैंने बताया था कितना रेशियो होता है, 1:10 डाइल्यूशन का और कितना 5% हाइपोक्लोराइड का। फिर उसके बाद फिर वही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, भले बड़ा दे दिया है लेकिन क्वेश्चन यही कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर का स्पिल है, लेकिन 20 सेंटीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा, तो क्या यूज़ करेंगे, तो हमने पहले ही पढ़ लिया, अगर 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा हुआ तो 1:10 डाइल्यूशन का और 5% सोडियम हाइपो यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो ग्लूटरल्डिहाइड होता है, ठीक है, ग्लूटरल्डिहाइड से डिसइंफेक्ट करने के लिए कितना कॉन्टैक्ट पीरियड, मतलब कितनी देर में ग्लूटरल्डिहाइड में आपको इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट को रखना है, तो 20 मिनट मिनिमम हमें रखना ही होता है, ठीक है, मिनिमम कॉन्टैक्ट होना ही चाहिए, ठीक है। तो और क्या क्या चीज़ें हम क्लीन इससे स्टरलाइज करते हैं, डायलिसिस इंस्ट्रूमेंट हो गया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हम ग्लूटरल्डिहाइड में यूज़ करते हैं। सक्शन बॉटल हो गया, जितने भी स्कोप होते हैं, ब्रोंकोस्कोप, इंडोस्कोप, तो और ईयर नोज थ्रोट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ये सब चीज़ें। तो हमें कितना कांटेक्ट चाहिए, मतलब 20 डिग्री का टेम्परेचर हो, मतलब रूम टेम्परेचर होना चाहिए, और 20 मिनट तक का एक्सपोजर होना चाहिए। कितना % ग्लूटरल्डिहाइड होगा, 2% का ग्लूटरल्डिहाइड हम यूज़ करते हैं। फिर वही क्वेश्चन कह रहा है इंडोस्कोप के लिए क्या यूज़ करोगे, मैंने बताया जितने भी स्कोप होते हैं उनको हमें कैसे स्टरलाइज करना है, ग्लूटरल्डिहाइड से, और कितना 2% होना चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा है 2% ग्लूटरल्डिहाइड का मिनिमम कांटेक्ट कितना होना चाहिए, तो 20 मिनट होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन गलत है, 20 मिनट होना चाहिए, ठीक है। और एम्बू बैग को भी हमें उस, जैसे एम्बू बैग हो गया तो उसे भी हमें 20 मिनट का कांटेक्ट में रखना ही है। फिर कह रहा है मोस्ट पावरफुल केमिकल कौन सा होता है, तो ये याद कर लो, मोस्ट पावरफुल जो केमिकल होता है वो क्या होता है, लाइजॉल होता है, ठीक है। फिर क्रिसॉल, लाइजॉल, क्रोलोजाइलॉन, ये सब किस ग्रुप के हैं, ये फिनॉल ग्रुप के हैं, क्योंकि इनमें फिनॉल ग्रुप मतलब इस केमिकल में फिनॉल ग्रुप होता है, ठीक है, OH ग्रुप होता है, OH ग्रुप जिसमें होता है उसको फिनॉल बोला जाता है। फिर कह रहा है यूसॉल क्या होता है, यूसॉल आयोडीन आपने सुना होगा, यूसॉल ड्रेसिंग में यूज़ होता है, ठीक है, एंटीसेप्टिक की तरह से काम करता है, देखिए एंटीसेप्टिक होता है। और ये क्या होता है, इसमें ब्लीचिंग पाउडर कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ब्लीचिंग पाउडर कितना होता है, 1.25 ग्राम, और इसमें बोरिक एसिड कितना होता है, 12.5 ग्राम, ठीक है। वुंड इन्फेक्शन या सीडोमोनास बैक्टीरिया, मतलब ये याद रखो, क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है, एंटीसेप्टिक की तरह से काम करता है। फिर कह रहा है कि एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्शन के लिए आप क्या नहीं यूज़ करोगे, ठीक है, तो ये दिया हुआ है, ये BSC है, BSC आपने सुना होगा, गमक्सीन, BSC, ये कीटनाशक होता है। इसको जब गेहूँ रखा जाता है तो उसमें भी रखा जाता था पहले, अभी पता नहीं रखते हैं कि नहीं, पहले भी रखा जाता था ताकि घून ना लगे, ठीक है। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड एग्रीकल्चर इंसेक्टिसाइड होता है, ये कीटनाशक होता है, ये एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्शन नहीं है, इसको स्कैबीज और लाइस में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो फ्यूमिगेशन होता है, फ्यूमिगेशन कैसे करते हैं,
तो फ्यूमिगेशन में हम गैसेस का यूज़ करते हैं। कौन सी गैसेस होती है? KMnO4 मतलब पोटेशियम पर मैंगनेट, और फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ होता है। ठीक है, ये याद रखना। इसमें जो फॉर्मल्डिहाइड होता है मतलब जो फॉर्मलिन होता है वो कितना होता है? 40% होता है क्या फॉर्मल्डिहाइड, और 10% क्या होता है? पोटेशियम पर मैंगनेट मतलब KMnO4। कितना होता है इसका? वो 35 ml होता है। फिर वही कह रहा है कि फ्यूमिगेशन में कौन सा सबस्टेंस यूज़ करते हैं? सबस्टेंस यूज्ड इन फ्यूमिगेशन, तो पोटेशियम पर मैंगनेट, और क्या हो जाएगा? ऊपर ही हमने पढ़ लिया, पोटेशियम पर मैंगनेट होगा और फॉर्मल्डिहाइड होगा। ठीक है, और ये याद रखना जो पोटेशियम पर मैंगनेट होता है ये ड्रिंकिंग वाटर में भी यूज़ होता है। ठीक है, पानी को साफ़ करने के लिए भी यूज़ होता है। फिर कह रहा है जो स्टरलाइजेशन होता है, सॉरी, जो फ्यूमिगेशन होता है वो एक्चुअली में इसका मतलब क्या चीज़ यूज़ करते हैं? लिक्विड होता है, क्या होता है? तो वहाँ पे गैसेस का यूज़ होता है। कौन सी गैसेस होती हैं? पोटेशियम पर मैंगनेट और फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो फॉर्मलिन होता है मतलब फॉर्मलिन जो फ्यूमिगेशन में हम यूज़ करते हैं तो वो कहाँ पे यूज़ करते हैं? तो हम कहाँ करते हैं? OT रूम में करते हैं, ऑपरेशन रूम में करते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो फॉर्मल्डिहाइड होता है और जो एथाइलिन ऑक्साइड होता है ये किस चीज़ के एग्जाम्पल होते हैं? तो जो फॉर्मल्डिहाइड और एथाइलिन है ये क्या है? ये केमिकल है, तो केमिकल गैसेज डिसइंफेक्शन होता है। फिर कह रहा है कि वो एजेंट जो कॉमनली स्टरलाइजेशन और प्लास्टिक आइटम मतलब डिस्पोजेबल प्लास्टिक आइटम के स्टरलाइजेशन में यूज़ होते हैं वो कौन से मतलब क्या कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं? तो एथाइलिन ऑक्साइड। याद रखना किसके लिए? जब डिस्पोजेबल प्लास्टिक हो। ठीक है, तो क्या चीज़ यूज़ करेंगे? इथाइलिन ऑक्साइड। पीछे हम क्या पढ़ रहे थे? इंस्ट्रूमेंट थे, इक्विपमेंट था, ग्लूटाल्डिहाइड। ठीक है, तो इथाइलिन ऑक्साइड ये चीज़ याद रखना। फिर कह रहा है फ्यूमिगेशन ऑफ रैट बरोज, तो उसके लिए ये याद रखना इसमें साइनो गैस का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है? चूहे मर जाते हैं। ठीक है, जैसे साइनाइड है तो क्या है? साइनाइड जहर ही है ना, तो इसमें गैस का यूज़ करते हैं, साइनो गैस उसी का फॉर्म होता है। साइनाइड को ही गैस के फॉर्म में मतलब चेंज किया हुआ है, साइनो गैस का यूज़ करते हैं। फिर कह रहा है कि जो सिरिंज होती है और जो निडल होती है इसके लिए हम क्या कौन सा स्टरलाइजेशन मेथड यूज़ नहीं करते, मतलब इसमें से नहीं यूज़ करते। ऑटोक्लेव करेंगे क्योंकि ये स्टरलाइजेशन का मेथड है, स्टीम स्टरलाइजेशन ये तो ऑलरेडी ऑटोक्लेव ही है, ये भी करेंगे। ठीक है, बॉइलिंग भी कर सकते हैं, बट एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लिविंग थिंग पे हम यूज़ करते हैं, और सिरिंज और निडल क्या है? नॉन लिविंग है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्या चीज़ को हम स्टरलाइज नहीं कर सकते? तो सर्जिकल सीजर, मैंने पहले ही बता दिया, सीजर को हम ऑटोक्लेव या फिर हॉट एयर ओवन से करते हैं। नेचुरल एजेंट डिसइंफेक्शन का क्या होता है? तो जो सनलाइट होती है उसमें यूवी रेज पाई जाती हैं। ठीक है, यूवी रेज क्या करती हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं इनको किल करती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि बेस्ट मेथड दैट कैन बी यूज स्टरलाइजेशन कैथेटर, मतलब कैथेटर को हमें कैसे स्टरलाइज करना है? तो फ्यूमिगेशन OT में करते हैं, बॉइलिंग से ये होगा नहीं, ऑटोक्लेव में कैथेटर डालेंगे नहीं क्योंकि ख़राब हो जाएगा, प्लास्टिक की तरह है, रेडिएशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टू स्टरलाइज डिस्पोजेबल सिरिंज द मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन यूज्ड इज, मतलब जो डिस्पोजेबल सिरिंज होती है उसको स्टरलाइज कैसे किया जाता है? तो पीछे मेरे से एक गलती हो गई थी, वहाँ पर जो इसका आंसर होगा कि मतलब जो डिस्पोजेबल सिरिंजेस होती हैं, यहाँ पे मैंने गलत बता दिया था, उसके लिए बहुत सारा सॉरी। डिस्पोजेबल सिरिंज ऑटोक्लेव से नहीं एथाइलिन ऑक्साइड का यूज़ करते हैं, क्योंकि डिस्पोजेबल सिरिंज को अगर इतना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। इसके लिए बहुत सारा सॉरी, मैंने गलत सोच से उसे लिख दिया था, तो याद उसे प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए। डिस्पोजेबल सिरिंज को इथाइलिन ऑक्साइड से स्टरलाइज किया जाता है। ठीक है, या फिर किससे करते हैं? या फिर गामा रेडिएशन से करते हैं। ठीक है, गामा रेडिएशन से करते हैं। बहुत सारा सॉरी इसके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डिस्पोजेबल सिरिंज है उसे कैसे हम स्टरलाइज करेंगे? तो उसको हम गामा रेडिएशन या फिर इथाइलिन ऑक्साइड का यूज़ करके हम क्या कहते हैं डिस्पोजेबल सिरिंज को स्टरलाइज करते हैं। फिर उसके बाद आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉपिक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम उसकी स्टडी करेंगे, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, माइकोप्लाज्मा, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब बहुत छोटे
जीव जो कि हमें किससे दिखाई देंगे, माइक्रोस्कोप से। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिज्म जीव जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसे देखने के लिए क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, सूक्ष्मदर्शी चाहिए। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, पहले बता दिया मैंने। फिर कह रहा है कि जो डिजीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जो बीमारी को पैदा करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं। तो जो बीमारी को पैदा करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन। जैसे हम कहते हैं ना कि इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, मतलब पैथोजन क्या है, किसकी वजह से हो रहा है। तो जो डिजीज को कॉज करता है उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। फिर कह रहा है कि जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी में भी स्पेशली कौन सा, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है वहाँ पर क्या होता है, ई कोलाई होता है, ठीक है। ये हमारा एक नॉर्मल फ्लोरा होता है, बट ये अगर अदर जगह पे जाएगा तो वो नॉर्मल नहीं है, लेकिन अगर ये लार्ज इंटेस्टाइन में है तो ये नॉर्मल है। तो ये वहाँ पे रहता है और कुछ जैसे B12 की सिंथेसिस करता है, इन सब चीज़ों की सिंथेसिस करता है, ठीक है। और ये हमारे जो फीकल मैटर होता है उस पे सर्वाइव करता है, ठीक है, फीकल मैटर पे। तो हमें तो कोई नुकसान कर नहीं रहा है, उल्टा हमको B12 दे रहा है ना। सॉरी। तो इस तरह का जो ये रिलेशनशिप है इसको क्या बोलते हैं। तो देखिए, जब इस तरह का रिलेशनशिप होता है कि मतलब आपको भी फ़ायदा हो, मुझे भी फ़ायदा हो, दोनों तरफ से लेन देन में फ़ायदा हो, तो इसको सहजीवी बोलते हैं, ठीक है, कॉमन सेल बोलते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स, इनकी कहानी कौन नहीं जाता, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल। तो ये हमें पता ही है, ठीक है। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। इन्होंने मेंडेलियन लॉ दिया था, ये हमें पता है ना, कैसे जो ये आनुवांशिकता होती है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे ट्रांसफ़र होती है, इसके बारे में मेंडल ने ही बनाया था। जिन्होंने किस पे अपना ये पूरा वर्क किया था, पी प्लांट पे, मतलब मटर के पौधे पे। फिर उसके बाद कह रहा है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं। इसमें सबको बहुत कन्फ्यूजन होती है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, तो मैंने अलग से लिख दिया है। जो फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, अगर मॉडर्न शब्द आता है, ठीक है, तो वो लुई पाश्चर ने दिया था, और लुई पाश्चर ने जर्म थ्योरी भी दी थी। और रॉबर्ट कोच को हम बैक्टीरियोलॉजी का फादर बोलते हैं, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी का फादर कौन है, रॉबर्ट कोच है। इन्होंने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक दिया था, और टीबी का बैक्टीरिया खोजा था, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है। पाश्चर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। इनको फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। ये पाश्चराइजेशन प्रोसेस की भी इन्होंने इन्वेंशन किया था, प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, और उसके बाद जर्म थ्योरी, और फिर उसके बाद जर्म थ्योरी भी इन्होंने ही दी थी। अच्छा, जर्म थ्योरी क्या थी, इसमें ये चीज़ थी कि मतलब कोई जीव है वो पहले से ही किसी जीव से ही उत्पन्न हो सकता है, मतलब नॉन लिविंग से लिविंग नहीं बनता है। कुछ लिविंग होता है, उसी से क्या होता है, लिविंग बनता है। उस मतलब ये जो चीज़ इन्होंने प्रूव की थी, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। तो ये किसने दिया था, पाश्चर ने। स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसअप्रूव किया था। जैसे पहले लोग कहते थे ना, कोई चीज़ खुद ही पैदा हो जाती है, तो उसको डिसप्रूव इन्होंने ही किया था। तो जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसप्रूव इन्होंने किया था, कौन से एक्सपेरिमेंट से किया था, जर्म नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, इसी को जर्म थ्योरी बोले थे। फिर वैक्सीन भी इन्होंने बनाई थी, कौन सी, किस चीज़ की वैक्सीन बनाई थी, रेबीज़ की, एंथ्रैक्स की, चिकन और कॉलरा की। इसी वजह से इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। तो पाश्चर के बारे में देख लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिर कह रहा है कि जो माइक्रोबायोलॉजी का पाइनियर कौन था, मतलब जिन्होंने सबसे पहले मैग्नीफाइंग ग्लास से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा था। तो जो ल्यूवेनहॉक थे, ये उस टाइम पे चश्मे की दुकान पे काम करते थे, मतलब लेंसेज बनाते थे। तो इन्होंने एक ऐसा लेंस बनाया था जो बहुत छोटी, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मैग्नीफाई करके दिखाता था, ठीक है। तो इन्होंने वो माइक्रोस्कोप बनाने की वजह से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा था, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग लेंस किसने बनाया था, ल्यूवेनहॉक ने, तो इन्होंने ही बनाया था। तो इन्होंने उस टाइम बहुत सारे बैक्टीरिया के बारे में बताया था, ठीक है। तो इसीलिए इनको पाइनियर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का क्रेडिट जाता है। तो इनका क्या नाम है, एंटोनी ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक
हो गया। फिर उसके बाद जर्म थ्योरी किसने दी थी, हम पहले ही देख चुके, पाश्चर ने दी थी, ठीक है। फिर उसके बाद विब्रियो कॉलरी जो है, विब्रियो कॉलरा को किसने डिस्कवर किया था, तो ये चीज़ भी हम देख चुके हैं। कॉलरा को किसने डिस्कवर किया था, पाश्चर ने, ठीक है, तो पाश्चर ने डिस्कवर किया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस है वो किसने डिस्कवर किया था, वो भी मैं बता चुकी हूँ कि जो टीबी का बैक्टीरिया है वो रॉबर्ट कोच ने खोजा था, इसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। फिर फादर ऑफ एसेप्टिक सर्जरी का यूज़ किसने किया, तो पहले क्या था, सर्जरी ऐसे ही हो जाती थी, कुछ भी एसेप्टिक टेक्निक यूज़ नहीं होता था। बट जो लिस्टर थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एसेप्टिक सर्जरी की थी, तो इससे क्या वो वुंड जो है वो हील हो गया था और जो सर्जरी थी वो बहुत अच्छी सक्सेसफुल रही थी। तो उसके लिए उन्होंने जो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन यूज़ किया था वो था फिनॉल या कार्बोलिक एसिड, ठीक है। तो कौन थे वो, तो इसीलिए उनको क्या बोला गया, फादर ऑफ एसेप्टिक सर्जरी, मतलब जोसेफ लिस्टर को, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो लाइफ साइकिल होती है मलेरिया की, मलेरियल पैरासाइट की, वो किसने बताई थी, तो देखिए जब ब्रिटिश हमारे यहाँ आए थे इंडिया में तो उस समय मलेरिया के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, तो ब्रिटिश को मलेरिया हो जाता था तो उनको लगता था ना कि हवा की वजह से, तो कहते थे जो इंडिया की हवा है वो बहुत ख़राब है, ठीक है। लेकिन बाद में एक रोनाल्ड रॉस थे, ये उत्तराखंड में पैदा हुए थे, बट ये थे ब्रिटिशर ही, ठीक है। क्योंकि उस समय हमारे देश पे ब्रिटिश का राज था, तो भाई यहीं पे थे तो यहीं पे पैदा हुए, तो यहीं पे उन्होंने खोजा था, किसको खोजा था, मलेरिया की लाइफ साइकिल को। और उन्होंने बताया था कि जो मलेरिया होता है मच्छर के काटने से होता है, ये हवा की वजह से नहीं होता, तो इस वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला था उस समय, ठीक है। सॉरी। तो जो मलेरिया की लाइफ साइकिल है इसके बारे में किसने खोजा था, रोनाल्ड रॉस ने। फिर उसके बाद फिर से वही क्वेश्चन आ गया है कि मलेरियल पैरासाइट जो है एनाफ्लीज के काटने की वजह से होता है, किसने बताया था, रोनाल्ड रॉस ने बताया था। फिर आ गया हमारा वायरोलॉजी। वायरोलॉजी का मतलब होता है कि जब हम वायरस की स्टडी करते हैं, मतलब वो बायोलॉजी जिसमें हम वायरस की स्टडी करते हैं। तो वायरस की खोज किसने की थी, तो ये थे इवानोवेस्की। इन्होंने क्या किया था, जो तम्बाकू था, तम्बाकू के पत्ते थे, इन्होंने देखा ना वो अजीब से, मतलब उस पर कुछ तो इन्फेक्शन है लेकिन वो पता नहीं चल पा रहा था किस चीज़ का इन्फेक्शन है, तो ये उसी से इन्होंने खोजा था वायरस को, ठीक है। तो जो टोबैको मोज़ैक डिजीज़ होती है उसी से इन्होंने खोजा था, वहाँ से वायरस को एक्सट्रैक्ट किया था। फिर उन्होंने बताया कुछ तो ऐसा है जो बैक्टीरिया तो नहीं है बट क्या है, लिविंग है और इन्फेक्शन कॉज करता है, तो वायरस की खोज किसने की थी, इवानोवेस्की ने। वायरस को कह रहा है ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, तो वायरस एक ऐसी चीज़ है जो अगर नॉन लिविंग पे पड़ी हुई है तो वो मरी हुई होगी, ठीक है, वो लिविंग नहीं होगी। लेकिन अगर उसे लिविंग सेल मिल जाए तो वो कैसी हो जाएगी, लिविंग हो जाएगी और ग्रोथ करने लगेगी। इसीलिए वायरस को हम क्या बोलते हैं, सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी बोलते हैं। कौन है, वायरस है, मतलब नॉन लिविंग और लिविंग के बीच, मतलब उसे जोड़ने वाली जो कड़ी है वो क्या है, वायरस है। क्योंकि अगर नॉन लिविंग पे है तो ये नॉन लिविंग होगी, अगर ये लिविंग के साथ है तो ये लिविंग होगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद कह रहा है कि इंटरफेरॉन, एक पर्सन है उसमें इंटरफेरॉन निकल रहा है, इंटरफेरॉन निकल रहा है तो इसका मतलब उसे किस कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, तो होता क्या है, जब हमारी बॉडी में वायरल इन्फेक्शन होता है कभी भी, ठीक है, तो वायरल इन्फेक्शन जब होता है, जब वायरस आता है तो ये सेल्स ऐसे जुड़ी होंगी, है ना, ऐसे करके जुड़ी होंगी, ऐसे करके हर जगह से जुड़ी होंगी। तो मान लो इस इन्फेक्शन, इस सेल पे वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो ये ना अल्फ़ा इंटरफेरॉन निकालता है, अल्फ़ा इंटरफेरॉन निकालता है, और ये अल्फ़ा इंटरफेरॉन के बारे में इनको पता चलता है, एक्चुअली में ये मैसेज देता है इनको कि मुझे हो गया है इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये खुद को उससे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक, ये सेल्स। तो अगर अल्फ़ा इंटरफेरॉन निकल रहा है तो इसका मतलब इन्फेक्शन किसका है, वायरस का। ऐसा सिर्फ वायरस में होता है, बैक्टीरिया में नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये वायरल इन्फेक्शन में ही प्रोड्यूस होता है अल्फ़ा इंटरफेरॉन, तो ये एक एंटीवायरल डिफेंस होता है हमारी बॉडी का, ठीक है, वायरस से हमको बचाने का तरीका होता है। तो अब देखिए यहाँ ऐसा तो कुछ लिखा नहीं वायरल इन्फेक्शन, तो हमें देखना है, टिटेनस क्लास्ट्रीडियम टिटानी से होता है, वो एक बैक्टीरिया है। टाइफी से होता है, ये भी एक बैक्टीरिया है। मलेरिया हमने पता ही है, प्रोटोजोआ से होता है।
तो ये बैक्टीरिया भी नहीं है, वायरस भी नहीं है, प्रोटोजोआ है। और मिजल्स क्या है? वायरल डिजीज़ है ना, पैरामिक्सोवायरस से होता है। तो मिजल्स क्या है? वायरल डिजीज़ है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। फिर कह रहा है साइटोकाइन और केमिकल मैसेंजर विच, मतलब जो साइटोकाइनिन होता है ये क्या करता है? देखिए साइटोकाइनिन जो होता है ये हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन करवाता है, ठीक है। ये हम जब ब्लड पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे अच्छे से। जो साइटोकाइनिन होता है ये WBC, ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोटीन प्रोड्यूस प्राइमरीली बाय WBC। जो WBC होता है वही साइटोकाइन को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कब प्रोड्यूस करता है? जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है या इन्फ्लामेशन होता है तो प्रोड्यूस करता है। और ये साइटोकाइनिन क्या करता है? इन्फ्लामेशन ही करवाता है, ठीक है। ये प्राइमरी केमिकल मैसेंजर होता है, ये एक्यूट क्रोनिक दोनों में इन्वॉल्व होता है। और जब इन्फ्लामेशन होता है तो क्या होता है? वहाँ फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया जो होती है, प्रोसेस जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए साइटोकाइनिन रिलीज़ होता है। ये एक तरह से हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म ही है। फिर कह रहा है कि मतलब DNA वायरस कौन सा है? तो देखो वायरस जो होते हैं उनमें RNA भी पाया जाता है, कुछ में DNA भी पाया जाता है, लेकिन दोनों एक साथ किसी में नहीं पाए जाते, ठीक है। या तो RNA होगा या तो DNA होगा। तो कह रहा है कि DNA वायरस किस में पाया जाता है? तो जो हेपेटाइटिस B होता है, देखो B को छोड़ के जितने भी हेपेटाइटिस वायरस होते हैं सब में RNA होता है, ये चीज़ याद रखना कि जो B होता है सिर्फ उसमें DNA वायरस होता है, बाकी में क्या होता है? RNA वायरस होता है। फिर DNA वायरस के बारे में थोड़ा सा बताया है कि हेपेटाइटिस B हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, एडिनो वायरस, HPV, हर्पीज़, ये याद रखना कैसे वायरस है? ये DNA वायरस है। फिर हेपेटाइटिस B को छोड़ के सारे RNA वायरस होते हैं, वो भी हमें पता है। डेंगू, रेबीज़, फिर रैब्डो वायरस, इन्फ्लुएंजा, मिजल्स, रुबेला, पोलियो, कोविड-19, HIV कैसे वायरस है? RNA वायरस है। फिर कह रहा है कि जो बायोसेफ्टी लेवल 4 होता है वहाँ पे जो वायरसेस होते हैं मतलब इसमें से कौन सा वायरस आएगा? तो होता क्या है कि मैंने पहले बताया जो वायरस बायोटेक्नोलॉजी के मैंने बारे में बताया था, जहाँ पे हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है वो बाकायदा एक बहुत अच्छी लैब में होती है, ठीक है। क्योंकि अगर एक भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लीक कर जाए तो वो पैंडेमिक कॉज कर सकता है, जैसे कि कोविड-19 है ना। ये माना जाता है ना कि वो क्या कहते हैं वो चाइना की किसी लैब में बनाया जा रहा था और वो लीक कर गया। और मतलब ये एक बस ऐसे लोग कहते हैं, पता नहीं सही है कि गलत है। तो ये चीज़ होती है। तो ऐसे वायरसेस जो ह्यूमन में बहुत हार्मफुल हो सकते हैं ह्यूमन के लिए और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होते हैं, तो उनको रखा जाता है BS4 लेवल में, ठीक है। मतलब बायोसेफ्टी लेवल 4 में रखा जाता है, एकदम लास्ट में रखा जाता है। तो जैसे इसके लेवल होते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो यहाँ पे तो वो होगा जैसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद ऐसा होगा कि ठीक है जानवरों में कर सकता है बट ह्यूमन में नहीं कर सकता। बट जो BS4 होता है उसमें जैसे कोविड-19 का बैक्टीरिया हो गया, सॉरी वायरस हो गया, और फिर उसके बाद हमारा निपा वायरस हो गया, और निपा वायरस हो गया और इबोला वायरस, ठीक है। निपा वायरस और इबोला वायरस और कोविड वायरस ये BSL4 में रखे जाते हैं, ठीक है। फिर वायरोलॉजी ख़त्म हो गई, आ गया बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में आता है कि यू बैक्टीरिया जो होते हैं जो जिनके पास सेल वॉल नहीं होती, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास सेल वॉल नहीं होती। तो देखो सारे बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ऐसी बैक्टीरिया है, ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है, जबकि बाकी जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सबके पास सेल वॉल होती है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया और वायरस के बीच की कड़ी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वायरस के पास सेल वॉल नहीं होती और बैक्टीरिया के पास होती है। जबकि ये है कैसा? बैक्टीरिया, लेकिन सेल वॉल ना होने की वजह से कैसा लग रहा है? वायरस की तरह। और ये बैक्टीरिया से छोटा भी होता है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम, बट ये है क्या? बैक्टीरिया है। तो इसी वजह से इसे हम वायरस और बैक्टीरिया के बीच की कड़ी बोलते हैं। किसको? माइकोप्लाज्मा को, क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं होता। सेल वॉल नहीं होता इसीलिए इस पे एंटीबायोटिक असर नहीं करती। जैसे वायरस होता है, वायरस पे एंटीबायोटिक असर नहीं करती है ना, ऐसे माइकोप्लाज्मा पे भी एंटीबायोटिक असर नहीं करती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग बैक्टीरिया कंसीडर लिंक बिटवीन, वही बैक्टीरिया और वायरस के बीच की कड़ी कौन है? तो माइकोप्लाज्मा। फिर वही क्वेश्चन कह रहा है सेल वॉल किसके पास नहीं होती? तो माइकोप्लाज्मा।
फिर कह रहा है कि माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए कौन सी चीज़ सही नहीं है। तो माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, सबसे अच्छी जगह होती है जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर सकते हैं, वो होती है ह्यूमन बॉडी, है ना। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, उसका ऑप्टिमम पीएच होता है। ब्लड का पीएच क्या होता है 7.35 से 7.45, मतलब स्लाइटली अल्कलाइन। तो ये भी बहुत अच्छा ग्रोथ के लिए, हमारी जो बॉडी का इन्वायरमेंट है ये ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो चाहे बैक्टीरिया की ग्रोथ हो चाहे ह्यूमन की ग्रोथ हो, तो ऐसे करके ध्यान रखना। तो क्या हो गया, टेम्परेचर कितना चाहिए हमारी बॉडी का, मॉइस्चर चाहिए, हमारी बॉडी में 60% वाटर है, ठीक है। फिर उसके बाद डार्कनेस, अंधेरा है, तो बैक्टीरिया बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी, क्योंकि लाइट में क्या होता है, लाइट में अगर अल्ट्रा वायलेट लाइट है तो क्या हो जाएगा, डीनेचुरेशन हो जाएगा प्रोटीन का और बैक्टीरिया मर जाएगी। तो डार्कनेस बहुत अच्छा है उसके लिए। डिसइंफेक्शन, हम पीछे ही स्टरलाइजेशन में पढ़ चुके हैं कि डिसइंफेक्शन क्या करता है, इनहिबिट कर देता है माइक्रोबियल ग्रोथ को, तो डिसइंफेक्शन नहीं होगा, ठीक है। फिर पैथो ऑर्गेनिज्म के लिए पीएच क्या चाहिए, मैंने कहा हमारी बॉडी का, और हमारी बॉडी का पीएच कितना होता है, अप्रॉक्स 7 के पास, है ना, स्लाइटली अल्कलाइन। फिर उसके बाद कह रहा है ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए, फिर से वही हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस। फिर एसिडिक पीएच पे कौन ग्रोथ करता है, लैक्टोबैसिलस, हमें पता है ना लैक्टोबैसिलस क्या बनाता है, दही, कर्ड को बनाता है। क्यों? क्योंकि ये एसिड, और दही कैसी होती है, खट्टी होती है, तो ये लैक्टोबैसिलस ऐसा बैक्टीरिया है जो एसिडिक पीएच में भी ग्रोथ करता है। फिर उसके बाद और भी बैक्टीरिया होते हैं जो एसिडिक पीएच पे ग्रोथ करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि इकोलाई हो गया, एच पाइलोरी। एच पाइलोरी से क्या होता है, स्टमक अल्सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एच पाइलोरी। जिसने एच पाइलोरी की खोज की थी उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एच पाइलोरी। तो एच पाइलोरी हाईली एसिडिक मीडियम में ग्रोथ करते हैं, क्योंकि हमारे स्टमक में क्या होता है, HCl होता है, और HCl बहुत हाईली, मतलब 1.8 का पीएच रखता है, बहुत हाईली एसिडिक होता है, वहाँ पे भी एच पाइलोरी क्या करता है, ग्रोथ कर जाता है, और सिडोमोनास, ठीक है। फिर थर्मोबैसिलस के बारे में आ गया। थर्मोबैसिलस मैंने बताया ना, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, तो जो टेम्परेचर हाई होने पे भी ग्रोथ कर जाते हैं। तो देखो अगर साइक्रोफिलिक है तो ये 0 से 25 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, मीज़ोफिलिक को कितना चाहिए, 20 से 44 डिग्री का। थर्मोफिलिक को एक्चुअली में 60 से 70 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, ये उस पर ग्रोथ कर जाते हैं, इसीलिए उसका नाम क्या है, थर्मो, मतलब हमारी बॉडी से ज़्यादा टेम्परेचर पे भी थर्मोफिलिक क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। फिर उसके बाद जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व होता है, बैक्टीरिया ग्रोथ कैसे करता है उसका एक कर्व होता है। तो पहले होता है लैग फेज, ठीक है। लैग फेज में क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करता, पड़ा रहता है, फिर धीरे धीरे अपना बढ़ रहा होता है, जिसको मैचुरेशन टाइम बोलते हैं। मतलब अभी क्या है, अभी बड़ा हो रहा है, अभी ग्रोथ हो रही है, फिर अचानक से इतना ज़्यादा रिप्रोडक्शन करके इतना हाई नंबर में बन जाते हैं कि मतलब पीक पे चले जाते हैं। तो ये जो हाई नंबर में बढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल या लॉग। लॉग का मतलब ये होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ना, ठीक है। फिर बढ़ते हैं, फिर क्या होते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर नहीं बढ़ते, फिर स्टेशनरी हो जाते हैं, क्योंकि भैया जितना न्यूट्रिशन था वो खा चुके, अब न्यूट्रिशन नहीं है तो क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा और ग्रोथ भी नहीं होगी, तो स्टेशनरी फेज आ जाएगा। फिर अब ख़त्म हो गया सब कुछ न्यूट्रिशन, तो क्या होगा, मरने लगेंगे, मतलब डिक्लाइनिंग फेज आ जाएगी। तो ये 4 फेजेस होती हैं किसकी, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की। फिर आ रहा है कि स्पोरुलेशन का मतलब क्या होता है, तो नहीं कह रहा है स्पोरुलेशन किस फेज में होता है। तो स्पोरुलेशन होता है, मैंने बताया जब एडवर्स कंडीशन आती है तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, स्पोर बनाने लगते हैं ना, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे तो भैया एक्सपोनेंशियल में बहुत बढ़िया इन्वायरमेंट था, यहाँ पे कुछ एडवर्स कंडीशन नहीं थी, तो यहाँ ग्रोथ करेंगे, कोई स्पोर नहीं हुआ। स्टेशनरी फेज वो होगा जब न्यूट्रिशन ख़त्म हो चुके होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे ये स्पोर बनाएंगे, क्योंकि डिक्लाइन फेज आने वाली है तो पहले ही स्पोर बना लेंगे ना, क्योंकि वरना डिक्लाइन में मर जाएंगे। तो क्या होता है, स्टेशनरी फेज में होता है। स्टेशनरी फेज में क्या होता है, जब ग्रोथ रुक जाती है, स्टेशनरी का मतलब ही क्या है, रुका हुआ, है ना, तो ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है। फिर कह रहा है मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन कौन से फेज में होता है, तो एक्सपोनेंशियल या लॉग फेज में मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन होता है, तभी तो ये कर्व इतना ऊपर गया है। फिर कह रहा है कि स्टेशनरी फेज को लेके कौन सी बात सही नहीं है, तो पहला ही बात इसमें सही नहीं है, कह रहा है कि जो सेल होता है वो यूनिफॉर्म और रेगुलर स्टेनिंग देता है, मतलब जब हम उसे कलर करते हैं तो सब बैक्टीरिया का कलर एक जैसा होता है, ऐसा नहीं है। मैंने बताया ना कि जो स्टेशनरी होता है उसमें स्पोर बन जाता है, और स्पोर जो होता है वो स्टेनिंग नहीं लेता है, उसका कलर नहीं आता है, तो इसलिए इरेगुलर कलर होता है वहाँ पे, ठीक है। बाकी जितनी भी बातें इसमें हैं वो सही है, क्योंकि यहाँ स्पोर बन जाता है।
और स्पोर के साथ यहाँ पे ना एक्सोटॉक्सिन्स भी रिलीज़ होते हैं। इसी एक्सोटॉक्सिन्स क्या करते हैं, ये सर्वाइवल के लिए रिलीज होते हैं, बाकी बैक्टीरिया को मारने के लिए होते हैं। इसी वजह से जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो गिर जाता है।